नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री लाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी का भाग 32। उस साल शिवपालगंज में रबी की पैदावार अच्छी हो गई। जाड़ों में समय से पानी बरसा। नहर के बड़े साहब का, जो जनता को घास कूड़ा और जनतंत्र को प्लेग समझता था, तबादला हो गया। उसकी जगह एक ऐसा हाकिम आया जिसने नहर के पानी को पानी की तरह खर्च किया और सभी जगहों पर उसे पहुंचाने की कोशिश की। बसंत में पछुआ हवा तेजी से नहीं चली, टिड्डियों और चूहों का प्रकोप नहीं हुआ। हरी फसल को लाठी के जोर से अपने जानवरों द्वारा चराने वाले दो विख्यात गुंडे थे। उनमें से एक किसी ट्रक के नीचे कुचलकर मर गया, दूसरा हवालात चला गया। कोई ऐसी फौजदारी नहीं हुई जिससे गांव के आधे लोग खेती का काम छोड़कर जेल में बंद रहते। आपसी दुश्मनी से किसी ने खलिहान में आग नहीं लगाई। गांव के किनारे एक जंगल में कुछ बंजारे आकर बस गए थे। उनकी लड़कियां जवान और सलोनी थीं। वे कच्ची शराब बनाते और सस्ते दामों पर बेचते थे। उधर से निकलने वाले नौजवानों को भेड़ा बनाकर वे अपनी झोपड़ी में बांध लिया करते थे और जिस समय गुड़ाई करने के लिए उनका खेत पर होना लाजमी होता, उस समय वे झोपड़ी पर बंधे हुए मिमियाते रहते थे। इस साल पुलिस ने पहले लड़कियों पर हस्तक्षेप किया, फिर कच्ची शराब पर और आखिर में बंजारों के पूरे रहन सहन पर हस्तक्षेप करके उन्हें इलाके के बाहर खदेड़ दिया। इस तरह नौजवानों और खेतों के बीच बागों में निरंतर चलने वाले जुए को छोड़कर और कोई बाधा नहीं रही और उन्होंने खेती में जी लगाकर मेहनत की। पैदावार अच्छी हुई, पर जैसा कि लोग समझते थे ऐसा अचानक ही नहीं हुआ। अच्छी पैदावार के पीछे इन घटनाओं या घटनाओं के अभाव का भी हाथ था। अच्छी पैदावार पर किसानों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे बुरी पैदावार पर भी ध्यान नहीं देते थे। पर बहुत से दूसरे वर्ग ताली बजा बजा कर नाचने लगे। नेता बोले कि यह हमारे व्याख्यान का नतीजा है। विकास अधिकारी आंकड़ों की मार्फत कहने लगे कि सब हमारे प्रयासों से हुआ है। सरकारी क्षेत्रों में लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। अच्छी पैदावार का यह नतीजा भी निकला कि गया दिन को मुकदमेबाजी से कुछ राहत मिली। कर्ज की वसूली के लिए उन्होंने कुछ दावे दायर कर रखे थे। उनमें प्रतिवादियों ने रुपए देकर सुलह कर ली। बहुत से किसान अपनी ओर से रुपया लेकर उनके यहाँ आने लगे और शादी ब्याह का मौसम निकट होने के बावजूद रुपए की वसूली बढ़ी, निकासी कम हुई। एक दिन वे 7-8 किसानों से घिरे हुए अपने हिसाब किताब में व्यस्त थे कि उन्होंने देखा वैद्य जी उनके घर की ओर आ रहे हैं। यह इतिहास था। बड़े आदमियों का जीवन चरित्र ही हमारे यहाँ इतिहास माना जाता है और अगर उसकी परिभाषा न बदली तो भविष्य में हाई स्कूल में लड़कों की वार्षिक परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा कि वैद्य जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, और वे उत्तर में लिखेंगे वे फलां तारीख सन फलां को अपना दरवाजा छोड़कर गयादीन नामक एक महासामंत के घर पर गए थे। इसी के साथ दूसरा सवाल होगा, इस घटना का कारण क्या था, और लड़के जवाब लिखेंगे इस घटना का कारण उनके बड़े लड़के बद्री पहलवान का आचरण और गया दीन की लड़की बेला का दुराचरण था। जैसा एक महापुरुष दूसरे महापुरुष के साथ सुलूक करता है, गया दीन ने कुछ उसी तरह वैद्य जी का स्वागत किया। एकांत हो गया। वैद्य जी बोले, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने आया हूँ। गया दीन कुछ नहीं बोले। जो बात करने आया है वह उनके चुप रहने पर भी अपनी बात तो कहेगा ही, वे जानते थे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद वैद्य जी बोले, जाति प्रथा के बारे में आपकी क्या राय है? गयादीन के चेहरे पर उलझन का एक जाल सा फैल गया। उन्होंने कहा, भगवान की देन है, उन्होंने आपको ब्राह्मण बनाया है, मैं बनिया हूँ। मैं ये नहीं मानता। वैद्य जी मुस्कुराकर बोले, जाति पात के कारण ही हमारे देश की यह दुर्दशा हुई है। इसलिए मैं अपने पुत्रों का अंतर्जातीय विवाह करना चाहता हूँ। किसी न किसी को इस दिशा में भी आगे तो आना ही पड़ेगा। महात्मा जी कहा करते थे। गयादीन ने उन्हें हाथ उठाकर उन्हें आगे बात करने से रोका। कहा, लड़कों का बिरादरी के बाहर ब्याह करना हो तो कर लो महाराज,
पर इतने समझदार आदमी होकर महात्मा जी को इन लड़के लड़कियों के साथ न घसीटो। वैद्य जी लड़खड़ा गए, बोले, मैं तो एक बात कह रहा था। मैं भी, कहकर गयादीन चुप हो गए। थोड़ी देर खामोशी रही। सामने नीम के पेड़ के नीचे एक भैंस बंधी हुई खूंटे के आसपास चक्कर काट रही थी और मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाल रही थी। उसे एक प्रेमी की फौरन जरूरत थी। अगर कोई इंसान जानवरों की बोली समझता होता तो उसे भैंस की चीख पुकार में किसी ऐसे फिल्मी गाने की बेचैनी का एहसास हो सकता था जिसे हीरोइन ने हीरो की अनुपस्थिति में भरे बाजार तड़प तड़प कर गाया हो। जैसा भी हो, वैद्य जी और गयादीन के बीच की खामोशी को तोड़ने के लिए इसके सिवाय वहां उस समय कोई दूसरी आवाज नहीं थी। कुछ देर बाद वैद्य जी ही बोले, तो अंतरजातीय विवाह के बारे में आपकी क्या राय है? वे सिर झुकाए बैठे हुए थे। सुनकर उन्होंने धीरे से गर्दन उठाई और थोड़ी देर भैंस की उछल कूद विरक्त भाव से देखते रहे। उधर ही देखते हुए बोले, महाराज, ये बाभन ठाकुरों के घर की बातें हैं, इसमें हम बनिया बक्काल क्या सलाह दे सकते हैं? आप कैसी बातें करते हैं गयादीन जी? ये हम दोनों के परिवार का प्रश्न है। इसमें आप कुछ न बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? गयादीन ने अब अपना मुंह वैद्य जी की ओर धीरे से घुमाया। जब वैद्य जी का चेहरा फोकस में आ गया तो उन्होंने अपनी सूनी और उदास निगाह ऐसे भाव से जिसमें कोई लेन देन न था उस पर केंद्रित कर दी। पूछा, इसका मेरे परिवार से क्या मतलब महाराज? वैद्य जी ने आश्चर्य के साथ अपनी भौहें ऊपर चढ़ा ली। बोले, तो आप कुछ नहीं जानते? गयादीन वैसे ही बैठे रहे। उनकी खामोशी ने बताया वे कुछ नहीं जानते। वैद्य जी अब तेज रफ्तार से बोलने लगे, बद्री को यही पसंद है। 16 वर्ष की अवस्था पा लेने पर पुत्र के साथ भी मित्र जैसा व्यवहार करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कोई आपत्ति नहीं प्रकट की। उसने संभवतः कन्या के विचार भी जान लिए हैं। अब आपको भी कोई आपत्ति न होनी चाहिए। इस बार भैंस इतनी जोर से उछली कि लगा वो खूंटे के साथ उड़कर आसमान में पहुंच जाएगी। पूरे माहौल पर ऐतराज सा दिखाते हुए गयादीन ने भौहें सिकोड़ी, पर खीज प्रकट किए बिना ही बोले, मेरी आपत्ति क्यों होगी? आपके लड़के जहां चाहे ब्याह करें, मुझे क्यों बीच में लपेटते हो महाराज? वैद्य जी ऊब चुके थे। उन्होंने कहा, मैं आपको लपेट नहीं रहा हूँ। कन्या तो आपकी ही है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। पर आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। सोते को जगाया जा सकता है, पर कोई झूठ मूठ सोने के बहाने पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जाए? गयादीन ने विरोध में हाथ उठाकर उन्हें टोकना चाहा, पर वे कहते रहे, जब बद्री ने निश्चय ही कर लिया है और पूरे समाज में बात फैल गई है तो हमारा यही कर्तव्य है कि शांतिपूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। यह एक आदर्श विवाह माना जाएगा। दोनों सुख से रहेंगे। बद्री को मैं राजनीति में काढ़ रहा हूँ। यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर उसे बना ही दिया है। कन्या को भी कुछ दिन बाद समाज सुधारक के कार्यों में लगा देंगे। महिलाओं का एक बोर्ड है, उसमें उसे कोई पद दिला देंगे। मोटर मिलती है, चपरासी साथ रहता है। कुछ समय बाद एमएलए का टिकट भी दिलाया जा सकता है। पति पत्नी दोनों मिलकर सुखपूर्वक देश सेवा करेंगे। हमें और क्या चाहिए? वैद्य जी ने अपने उत्साह के कारण ध्यान नहीं दिया कि यह सुनते सुनते गयादीन का चेहरा रुआंसा हो आया है। गयादीन ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मेरी बनी हुई बात न बिगाड़ो। मेरी बिटिया पर ऐसे ही क्या कम मुसीबतें हैं। माँ बचपन ही में मर गई थी। किसी तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। शहर में अग्रवाल वैश्यों का एक परिवार है। वे लोग इसका उद्धार करने को तैयार हैं। लड़का पढ़ा लिखा नौकरी में लगा है। 15 दिन बाद ही ब्याह की तिथि है। अब इस बीच में तुम सब बड़े आदमी अगर झूठ मूठ उसकी बदनामी करने लगोगे तो उसका क्या होगा महाराज? खुद सोच लो। मेरी बिटिया पर कलंक लगाओगे तो तुम चाहे जितने बड़े नेता हो, नरक में कीड़े मकोड़े की तरह जाकर घिसटोगे। अब ज्यादा हमारा मुंह न खुलवाओ। वैद्य जी सन्नाटे में आ गए। गयादीन ने फिर कहा, तुम्हारी ये सांड, क्या नाम है उनका, छोटे रुक्पन सनीचर फटीचर, न जाने मेरी बिटिया के बारे में क्या क्या बातें उड़ाते रहते हैं। तुम भी इतने बड़े ज्ञानी होकर इन लौंडे लफाड़ियों जैसी बातें करने लगे हो। अब महाराज, यही विनती है कि तुम खुद अपना मुंह बंद कर लो और अपने सांडों को हटक दो। लड़की का किसी प्रकार ब्याह निपट जाए, तब तक के लिए शांत बने रहो।
आज तुम्हारा जमाना है, सभी लोग तुम्हारे पांव पर लौट रहे हैं, पर अपने को इतना न भूल जाओ, भले आदमियों को भी शिवपालगंज में रह लेने दो। वैद्य जी चुपचाप बैठे हुए सुनते रहे। भैंस की उछल कूद को निर्विकार भाव से देखते रहने की भी एक हद होती है। उस हद तक पहुंचकर एक दहाड़ के साथ आसमान तक उछलने का उसका एक नया किंतु असफल प्रयास देखते हुए वे उठकर खड़े हो गए। चलते चलते बोले, आप अपने निर्णय के अनुसार कन्या का विवाह कर डालें और मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताएं। मेरी बात को भूल जाएं। मुझे गलत सूचना दी गई थी, इसका मुझे खेद है। पर गया दिन से बेला के भविष्य के बारे में उन्होंने जो सुना था उस पर उन्हें खेद न था। वे बहुत हल्के और प्रसन्न होकर वापस लौटे। वैद्य जी के चले जाने पर गया दिन थोड़ी देर तक उसी तरह बैठे रहे। उनका चेहरा चतुर आदमी जैसा नहीं लगता था। उस पर उलझन और परेशानी थी जो पहली निगाह में देखने से जान पड़ता था भैंस की गर्मी को लेकर है। पर इतिहास साक्षी है कि भैंसों ने आज तक मानव जाति को किसी भारी उलझन में नहीं डाला है। गया दिन की उलझन भी इस समय भैंस के कारण नहीं, बेला के भविष्य को लेकर थी। उन्होंने वैद्य जी से एक अधूरी बात को पूरी बनाकर कहा था। बेला की शादी अभी तय नहीं हुई थी। जो नौजवान शिवपालगंज में कुछ दिनों से बच्चे न पैदा करने से लाभ बताने के लिए आने लगा था, उसी को गया दिन ने दामाद की हैसियत से खरीदने की बात सोची थी। वे उससे मिलने के दूसरे दिन ही शहर जाकर उसके बाप से मिल आए थे। उसकी वहां पर कपड़े की एक दुकान थी जो पहले अच्छी चलती थी, पर 2 साल से पड़ोस में एक पंजाबी दुकानदार के आ जाने से बिगड़ गई थी। दुकान एक ऐसी सड़क पर थी जिस पर कुछ दूर आगे लड़कियों का एक कॉलेज और उससे भी कुछ आगे यूनिवर्सिटी थी। कई साल से कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियां छोटे मोटे कपड़ों की खरीदारी नौजवान के बाप की दुकान पर करती आ रही थी। ये लड़कियां फैशनेबल थीं और बेवकूफ थीं और पता नहीं क्यों रोज खरीदते रहने पर भी उन्हें कपड़ों की हमेशा कमी बनी रहती थी। इस कारण नौजवान के बाप की दुकान बड़ी धूम से चलती थी और उसी की आमदनी से नौजवान ने एमए पास करके बच्चों की रोकथाम वाली नौकरी हासिल कर ली थी और नौजवान की बहन ने बीए पास करके एक अमीर शौहर हथिया लिया था। पर पंजाबी की दुकान बिल्कुल पड़ोस में खुल जाने से पूरा नक्शा ही बदल गया था, क्योंकि उस दुकान पर एक 22 साल का खूबसूरत लड़का सवेरे से ही दाढ़ी मूंछ साफ करके तंग पतलून और चुस्त टी शर्ट पहनकर बैठ जाता था और लड़कियां अब उधर ही जाकर कपड़े खरीदने लगी थी। वह उन्हें बहन जी कहकर संबोधित करता, फिल्मी तारिकाओं के नाम पर डिजाइन किए हुए कपड़े दिखाता और नए किस्म की चोलियों और पैजामों के बारे में लड़की को इक्का दुक्का देखकर कभी कभी बिना मांगी हुई सलाह देने लगता था। अब लड़कियां जिस रफ्तार से कपड़े खरीद रही थीं, उससे यही लगता था कि कपड़ों की उन्हें पहले से भी ज्यादा कमी है और शायद वे दिन को नया कपड़ा लेती हैं और रात में उसे उतार कर किसी को दे देती हैं। संक्षेप में नौजवान के बाप की हालत बिगड़ रही थी। उसने गया दिन को यह स्थिति काफी विस्तार के साथ समझाई। इसका निष्कर्ष यही था कि लड़का आपका है, जब चाहें ब्याह कर लें, पर आजकल हमारे बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए लड़के को सस्ते दामों में बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। लड़कियों को फुसला कर और उन्हें चोलियां बेचकर जो अपनी रोजी कमाएगा वह कभी न कभी दुखी जरूर होगा, गया दिन ने सोचा। उन्होंने नौजवान के बाप से हमदर्दी दिखाकर बताया कि वे जब दामाद खरीदने निकले हैं तो अच्छी कीमत भी देने को तैयार हैं। उस पर शादी बिना किसी दिक्कत के तय हो गई। सिर्फ लड़के की कीमत के बारे में बात पक्की नहीं हो पाई। नौजवान के बाप ने पड़ोस में पंजाबी लड़के के आने के दिन से आज तक के घाटे का हिसाब लगाकर गया दिन से 15,000 रुपए की मांग की। गया दिन ने अपनी जाति की सराहना करते हुए बताया कि यह मांग वाजिब ही है, क्योंकि हाथी का लेड़ भी 1 कुंटल का होता है और एक दुकानदार दिवालिया होते हुए भी अपने लड़के की कीमत 15,000 आंक सकता है। इसके बाद उन्होंने आखिरी बात कही कि मेरी हैसियत आपसे बहुत छोटी है और मैं लड़के की कीमत 7,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। इसके बाद बात उसी तरह होने लगी जैसे कि ऐसे मौकों पर करोड़ों बार हुई है। नौजवान के बाप ने कहा कि 7,000 बहुत कम है, क्योंकि 14,000 तक कीमत तो पहले ही लग चुकी है। गया दिन ने कहा कि मैं कीमत देने लायक नहीं हूँ, मैं तो अपनी हैसियत बता रहा हूँ। तब नौजवान के बाप ने कहा कि मैं अब लड़के के चाचा से बात करूंगा
जो कि फला जगह पर असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर है। और मैं लड़के के मामा के चचेरे भाई के साढ़ू से बात करूंगा, जो कि फला जगह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है और जो लड़के को बिल्कुल अपने लड़के की तरह मानते हैं। और मैं अपने मौसेरे भाई के साले से बात करूंगा, जो कि कलकत्ता में लोहे का कारोबार करते हैं। और मैं लड़के की माँ, चाची, बुआ, मौसी, मामी, ताई, दादी, परदादी से भी बात करूंगा। उसने गया दिन को आश्वासन दिया कि इन सब की राय लेकर मैं लड़के की कीमत अंतिम रूप से 10 दिन के भीतर बता दूंगा और भगवान चाहेगा तो हम और आप समधी बन जाएंगे। उसने बेला के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया और कहा कि लड़की पढ़ी लिखी है तो अच्छा है और नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे उससे मास्टरी नहीं करानी है। और लड़की सुंदर है तो अच्छा है और नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे उसे कोठे पर नहीं बिठाना है। तो जिस समय वैद्य जी ने गया दिन से अंतरजातीय विवाहों की सुंदरता पर बहस शुरू की, उनकी पहली प्रतिक्रिया ये हुई वे उठकर भाग लें और शहर जाकर नौजवान के बाप के हाथ में 15,000 रुपए रख दें। वैद्य जी के यहाँ से टलते ही वे शहर जाने की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर में जब मकान के बाहर आए, उन्हें खन्ना मास्टर, मालवी और रंगनाथ आते हुए दिख पड़े। ये घंटा भर के पहले नहीं टलेंगे, उन्होंने सोचा। फिर यह भी सोचा कि शहर जाने की बस अभी 2 घंटे तक नहीं मिलेगी। खन्ना मास्टर ने कुछ स्थानीय खबरें सुनाकर एक वक्तव्य दिया। देश रसातल को जा रहा है। स्वयं नीरस और निराशावादी होते हुए भी गया दिन को ये मास्टर काफी दिलचस्प जान पड़ते थे और उनको उनकी हर बात में मूर्खता की बिजली कौंधती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने पूछा, ये रसातल है कहाँ? खन्ना मास्टर इतिहास पढ़ाते थे, उन्हें भूगोल का पता न था। वे इस सवाल से उखड़ गए। जवाब में उन्होंने बुजुर्गों से सुनी हुई एक बात कही, कहाँ बताया जाए, सरग नरग पाताल रस्ताल सब कुछ हमारे मन ही में है। गया दिन कुछ देर इस दर्शन पर गौर करते रहे, फिर बोले, मन ही में है तो परेशानी कैसी? जाने दो देश को रसातल में, किसी का नुकसान क्या है? खन्ना मास्टर का उत्साह बुझ गया। बोले, नुकसान पर क्या बहस, मैं तो एक बात कह रहा था। गया दिन ने उन्हें पुचकारते हुए कहा, सभी लोग जब कुछ कहते हैं तो कोई बात ही कहते हैं। ऐसी उखड़ी हुई बातें गया दिन कभी नहीं करते थे। खन्ना मास्टर ने चौंक कर गया दिन के मुंह की ओर देखा, पर उदासीनता की चरम सीमा पर पहुंचकर वह दूसरी ओर मुड़ गया था। वे नए सिरे से अपने सामने भैंस की उछल कूद देखने में लग गए थे। खन्ना मास्टर ने अभी तक उधर ध्यान न दिया था। अब उन्होंने भी देखा, वह खूंटे के इर्द गिर्द उछलकर चक्कर काट रही है और किसी काल्पनिक पाली में खड़ी हुई किसी काल्पनिक भैंस के साथ कबड्डी जैसी खेल रही है। बराबर रंभाती जाती है, पेशाब का परनाला बह रहा है। गया दिन ने धीरे से सांस खींची, इतने धीरे से कि किसी को उनकी सांस के चलने का शुबहा न हो, और अपना चेहरा घुमाकर खन्ना मास्टर के मुआयने के लिए पेश कर दिया। खन्ना मास्टर ने परिवार के आदमी किसी आत्मीयता दिखाते हुए कहा, भैंस गर्म हो रही है, इसका इंतजाम करवाइए। इलाके के सारे भैंसे तो बधिया हो गए। रमजानी घोसी के भैंसे को देखने के लिए आदमी भेज रखा है, 2 घंटे हुए लौटा ही नहीं है। खन्ना मास्टर ने उसकी बात काट कर कहा, एआई करवाइए, एआई। दिक्कत हो तो मुझसे कहिए, मवेशी डॉक्टर मेरा दोस्त है। मेरे फादर और उसके फादर। उनकी भी बात काटकर रंगनाथ ने एआई का अर्थ पूछा। खन्ना मास्टर इस बात पर प्रसन्न हुए कि ऐसी बात भी है जो वे जानते हैं पर रंगनाथ नहीं जानता। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देखो इसे क्या कहते हैं हिंदी में, बड़ी आसान चीज है। जब भैंस गर्म हो रही हो तो उसे एआई सेंटर पर ले जाइए और उसका एआई करवा डालिए। रंगनाथ गया दिन की ओर इस आशा से देखने लगा कि शायद उसे उधर से एआई का अर्थ समझने में कुछ मदद मिल जाए, पर वे चिंतित दृष्टि से भैंस की ही ओर ताक रहे थे। भैंस ने इस बार खूंटे से कुछ दूर आकर एक ऐसा रॉक एंड रोल दिखाया कि लगा भैंस की जगह यहाँ एल्विस प्रेस्ले को बुलाना पड़ेगा। गया दिन ने कहा, इस भैंस को 2 बार उस सेंटर पर भेज चुका हूँ, पर न जाने कैसी पिचकारी लगाते हैं, गाभिन ही नहीं होती। खन्ना मास्टर बोले, क्या पता नकली और मिलावट का माल वहाँ भी इस्तेमाल होता हो। मैं मवेशी डॉक्टर से बात करूँगा। गया दिन ने सिर हिलाकर इसका विरोध किया। बोले, नहीं, कसूर उस माल का नहीं, मेरी किस्मत का है।
3 भैंसों को पिचकारी लगाई जाए तो किसी न किसी एक भैंस पर वो बेकार हो जाती है। कुछ ऐसा है कि हर बार वह एक भैंस मेरी ही होती है। रंगनाथ उस वार्तालाप से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का अर्थ समझ गया था और अकारण झेपने लगा था। झेप मिटाने के लिए ही बातचीत में शामिल हो गया। बोला, आप हमेशा मजबूरी की ही बात करते हैं। गांव में मजबूरी नहीं तो और क्या मिलेगा? गयादीन ने उदासी से कहा। वे हुमस कर धीरे से बैठ गए थे। चारपाई चरमराई, पर आज उन्होंने उसके साथ कोई मुरव्वत नहीं की। वे हुमसे हुए बैठे रहे। कांपते हुए बोले, रंगनाथ बाबू, तुम शहर के आदमी हो। शहर में हर बात का जवाब होता है। मान लो कोई आदमी मोटर से कुचल जाए तो कुचला हुआ आदमी अस्पताल में पहुंच जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर बदमाशी करे तो उसकी शिकायत हो जाएगी। शिकायत सुनने वाला चुप बैठा रहे तो 10-5 लफंगे मिलकर जुलूस निकाल देंगे। उस पर कोई लाठी चला दे तो लोग जांच बैठलवा देंगे। तो वहाँ हर बात की काट आसानी से निकल आती है। इसलिए वहाँ मजबूरी की मार नहीं जान पड़ती। और अगर कभी मजबूरी हो जाए तो आदमी के पास उसकी भी काट है। आसानी से वो फांसी लगाकर मर जाता है और दूसरे दिन उसका नाम अखबार में छप जाता है। लोग जान जाते हैं कि वो मजबूरी से मरा था। फिर कुछ दिनों तक अखबारों में मजबूरी की बात चलती रहती है और समझ लो ये भी मजबूरी की एक काट ही है। रंगनाथ के मुंह की ओर देखकर उस पर दया सी दिखाते हुए गयादीन ने कहा, मैं शहर के बारे में ये सब कुछ जानता हूँ। नौजवानी के दिनों में मैं कलकत्ते में रह चुका हूँ। खन्ना मास्टर ने कहने के लिए कुछ मुंह खोला, पर गयादीन ने टोक कर कहा, और यहाँ गांव में क्या है? कोई मोटर से कुचल जाए तो मोटर वाला रफू चक्कर हो जाएगा। कुचला हुआ आदमी कुत्ते की तरह पड़ा रहेगा। अगर कहीं अस्पताल हुआ तो 2-4 दिन में मरते मरते पहुंच जाएगा। अस्पताल में अगर कोई डॉक्टर हुआ भी तो पानी की बोतल पकड़ाकर कहेगा कि लो भाई, राम का नाम लेकर पी जाओ। राम का नाम तो लेंगे ही, क्योंकि उनके पास देने के लिए दवा ही नहीं होगी। होगी भी तो चुरा कर बेचने के लिए पहले ही निकाल कर रख ली गई होगी। तभी तो कहा है कि शहर में हर दिक्कत के आगे एक राह है और देहात में हर राह के आगे एक दिक्कत है। रंगनाथ ने कहा, शहर में बड़ी दिक्कतें हैं, पर वह सब सुनाने से क्या फायदा? एक आदमी नंगे बदन अपने को आदमी साबित करने वाले स्थान को एक अंगोछे से ढके हुए आया और खबर लाया कि रमजानी घोषित 2 रुपए पर अपने भैंसे को लगाने के लिए तैयार है। गयादीन ने सांस खींचकर कहा, अपना अपना जमाना है। अपना सिर हिलाकर उन्होंने उस आदमी की ओर एक इशारा दिया। इशारा पाते हुए उस आदमी ने भैंस को खूंटे से छुड़ा लिया। देखते देखते भैंस की आवाज रेडियो नाटकों की शैली में फेड आउट हो गई। वह नंगा आदमी भैंस और अपने अंगोछे के साथ दृश्य से बाहर निकल गया। भैंस के जाते ही वातावरण की गर्मी खत्म हो गई। गयादीन, जो उसकी चीख पुकार के कारण जोर से बोलने लगे थे, अपनी सहज मुद्रा शैली पर उतर आए। बोले, बात कुछ फूहड़ है, पर यह भैंस गाभिन हो जाए, इत्मीनान हो। रमजानी तो 2 रुपया लेकर भैंसा खोलने को तैयार हो गए, पर भैंसा ही कहीं इनकार न कर दे। कहकर वे मुस्कुराए। ये एक घटना थी। शिवपालगंज में किसी ने आज तक उन्हें मुस्कुराता हुआ न देखा था। रंगनाथ समझ गया कि यह मुस्कुराहट रो न पाने की मजबूरी से पैदा हुई है। अचानक खन्ना मास्टर ने पूछा, बेला की कैसी तबीयत है? सुना इधर कुछ बीमार थी। मालवी ने उसे घूर कर देखा। रंगनाथ ने भी सोचा, मास्टर लोग ऐसे ही होते हैं, दर्जे से निकलते ही कोई ना कोई बेवकूफ़ी की बात छेड़ देते हैं। गयादीन पर इस सवाल की कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं हुई। वे सिर्फ खन्ना मास्टर की तरह चुपचाप 1 मिनट तक सीधी साधी भोली भाली निगाह से देखते रहे। खन्ना की समझ में नहीं आया कि इस 1 मिनट के युग में वे खुद किस तरफ देखें। फिर गयादीन ने पूछा, अपनी तबीयत का हाल बताओ मास्टर साहब। तुम्हारे 107 वाले मुकदमे में क्या हो रहा है? वही तो आपको बताने आया था। गयादीन ने उन्हें याद दिलाई, पर आप तो रसातल की बात बता रहे थे। खन्ना मास्टर अचानक दीन बन गए। बोले, अब हम लोगों को आप ही बचाइए। दोनों ओर से मुसीबत है। प्रिंसिपल यहाँ पिटवाने पर आमादा हैं और वहाँ इजलास में डिप्टी साहब पूरा मुकदमा सुनने के पहले ही नाराज हो गए हैं। गयादीन ने रंगनाथ की ओर देखा, कुछ कहा नहीं। मालवी ने समझाया, रंगनाथ जी इस मामले में हमारे साथ हैं।
इनके सामने पूरी बात हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक बुद्धिजीवी गुटबंद होने के बावजूद गुटबंदी का खुला इल्जाम लगते ही तिलमिला उठता है। इसलिए रंगनाथ ने सिर हिलाकर कहा, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। इनके साथ इस मामले में ज्यादती हो रही है, इसलिए मुझे इनसे हमदर्दी है। गयादीन ने कहा, तब क्यों कहते हो कि तुम किसी के साथ नहीं हो? मालवी ने अपनी बात जारी रखी, यहाँ प्रिंसिपल साहब ने छोटे पहलवान को भड़का दिया है। परसों राह चलते उसने मुझसे कहा कि मास्टर साहब अभी कुछ हुआ नहीं है, चुपचाप शिवपालगंज छोड़कर चले जाओ, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तुम्हारे घर वालों को दुख होगा। इस तरह की सलाह और लोग भी दे चुके हैं। शायद प्रिंसिपल हम लोगों को पिटवाना चाहता है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। करोगे क्या? चुपचाप मार खा लो। मास्टर होकर मार खाने से कहाँ तक डरोगे? गयादीन जमीन पर निगाह गड़ाकर धीरे धीरे बोले। खन्ना मास्टर को जोश आ गया। कहने लगे, हम चुपचाप मार खाने वाले नहीं हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गयादीन कुछ नहीं बोले। खन्ना मास्टर ने फिर कहा, कोई नवाबी के दिन नहीं है कि जो जिसको चाहे मार बैठे। दिन उससे भी बुरे हैं। गयादीन ने कहा, मैं तो 4-6 साल से यही देख रहा हूँ। वहाँ रंगापुर में हेडमास्टर का खून हो गया था कि नहीं? क्या हुआ? मारने वाले आज भी बल्लम लिए मूंछ पर ताव देते हुए घूम रहे हैं। उन्होंने सिर हिलाकर सांत्वना सी देते हुए समझाया, नहीं मास्टर साहब, तुम कभी ईंट का जवाब पत्थर से न देना। प्रिंसिपल साहब और वैद महाराज के पास बहुत बड़ी ताकत है, चौपट हो जाओगे। इम्तिहान के दिनों में हर साल न जाने कितने मास्टर लड़कों के हाथों पिटते हैं तो क्या कर लेते हैं? खोपड़ी सहलाते हुए धीरे धीरे घर चले आते हैं और बीवी से मांगकर एक गिलास पानी पी लेते हैं। कुछ थाने पर रिपोर्ट लिखा देते हैं और फिर दोबारा पिटते हैं। उन्होंने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अब तो यही हो रहा है। मास्टर होकर अब मारपीट से घबराना न चाहिए। खन्ना मास्टर ठंडे हो गए, बोले, तो क्या करूं? उन्हीं का कहना मान लो, या तो 107 के मुकदमे में सुलह कर लो या शिवपालगंज छोड़कर भाग जाओ। यही तो रोना है। खन्ना मास्टर ने रोने की कोशिश की। प्रिंसिपल के पास सुलह का सुझाव भिजवाया था। वे कहते हैं कि सुलह भी इसी शर्त पर होगी कि शिवपालगंज छोड़कर चले जाओ। हर हालत में यहाँ से जाने को कहते हैं। बताइए इसके बाद क्या करूं? गयादीन सोचने लगे। काफी देर तक सोचकर और मत्थे की झुर्रियों को भीतर समेटकर यह साबित करते हुए कि वे सोचने का काम खत्म कर चुके हैं, उन्होंने कहा, इसके बाद क्या करोगे मास्टर साहब? देश का नक्शा सामने फैलाकर देखना शुरू कर दो। शायद उसमें शिवपालगंज के आगे भी कोई जगह निकल आए। थोड़ी देर वे लोग गुमसुम बैठे रहे। फिर जैसे गीली मिट्टी में कोई केचुआ अपने को तोड़ मरोड़ कर लकीरें बना बिगाड़ रहा हो, खन्ना मास्टर मुकदमे की पिछली पेशी का विवरण विस्तार से सुनाने लगे। दफा 107 के मुकदमे में पहले फरीक वे लोग जिनके झगड़ालू स्वभाव के बारे में पुलिस ने भविष्यवाणी की थी, खन्ना मास्टर, मालवी और उनके साथ के 3 नौसिखिए मास्टर थे, जो प्रिंसिपल के गुट में न होने के कारण उनके खिलाफ मान लिए गए थे। दूसरे फरीक में वे थे जिनके बारे में खन्ना मास्टर ने मजिस्ट्रेट के सामने भविष्यवाणी की थी कि उन्हें उनसे अपनी जान व माल का खतरा है। एक वकील ने मजाक में यह भी कहा कि मास्टर के पास माल कहाँ होता है और मास्टर की जान की कीमत ही क्या है, पर मजिस्ट्रेट ने उस पर ध्यान दिए बिना दूसरे फरीक के खिलाफ भी सम्मन निकाल दिया था। इसी दूसरे पक्ष में प्रिंसिपल साहब के अलावा उनके 2 भतीजे और 2 भांजे थे, जो कॉलेज में पिछले 3 साल से मास्टरी कर रहे थे, पर लोग जिन्हें मास्टर मानने से इनकार करके प्रिंसिपल के भतीजे और भांजे के ही रूप में देखने के आदी हो गए थे। मुकदमे में खन्ना मास्टर को एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पहले पक्ष की ओर से पुलिस विभाग के सभी अन्वेषक, इतिहासकार और सर्जक कलाकार लगभग ये प्रमाणित कर ले गए थे कि खन्ना मास्टर और उनके साथी झगड़ा करने वाले हैं। उधर वे प्रिंसिपल के खिलाफ शिवपालगंज में उचित प्रमाण न मिल सकने के कारण किसी बढ़िया इतिहास का सृजन नहीं कर पा रहे थे। अतः एक दिन जब खन्ना मास्टर का वकील तथ्यों की कमी और तर्कों की ज्यादती के सहारे प्रिंसिपल के विरुद्ध एक जोरदार बहस कर रहा था, तो इजलास ने सिर घुमाकर खन्ना मास्टर को कड़ी निगाह से देखा और पूछा, आप लोग अध्यापक हैं? जी हाँ। आपको शर्म नहीं आती? उन्हें अध्यापक होने के कारण शर्म तो हमेशा ही घेरे रहती थी,
पर मालवीय जी इस समय यह मानने में हिचक गए। बोले, अध्यापक होने में शर्म की क्या बात है श्रीमान? अध्यापक होकर भी आप लोग लोफरों की तरह लड़ते हैं। 107 का मुकदमा चलने की नौबत आ गई है, आप लोगों को इसमें शर्म नहीं आती? मालवीय को इसका जवाब खोजने कहीं दूर नहीं जाना था। लड़ना किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, भूतपूर्व जमींदारों आदि की ये बपौती नहीं, प्राणी मात्र का सहज गुण है। लड़ने की योग्यता इस पेशे या उस पेशे पर निर्भर नहीं है। अगर तुम लड़ने का नतीजा झेलने को तैयार हो तो तुम्हारी लड़ने की योग्यता पर बहस नहीं की जा सकती। मालवीय कह सकते थे, श्रीमान, संविधान में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अध्यापकों को लड़ने पर रोक लगा दी गई और दूसरे वर्गों को खुली छूट दे दी गई हो। मालवीय ने कुछ ऐसी ही बात कहनी चाहिए, पर उन्हें अनुभव हुआ कि झिझक के मारे उनकी जबान तालू पर चिपक गई है। उन्होंने दांत निकालकर इजलास की डांट का स्वागत किया। इजलास ने बेरुखी के साथ अपनी बात दोहराते हुए अब अंतिम निर्णय दिया, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। खन्ना के वकील ने इजलास से कहा, श्रीमान, यह बात दूसरे फरीक से भी कह दी जाए। इजलास गुस्से में थी, बुर्राकर था कि अंग्रेजी में बोली, जरूर कह दी जाएगी, पर इन लोगों से मेरा कहना है, इन्हें अध्यापक होकर इस तरह का मुकदमा लड़ते हुए शर्म नहीं आती? मुझे तो यह मुकदमा सुनते हुए शर्म महसूस होती है। मैं सोचता हूँ विद्यार्थियों पर इसका क्या असर होगा। प्रिंसिपल साहब के वकील ने कहा, श्रीमान, यदि विरोधी पक्ष के मास्टरों को कसकर सजा दे दी जाए तो विद्यार्थियों पर इसका असर अच्छा ही होगा, क्योंकि वे जान जाएंगे कि गुंडागर्दी का नतीजा खराब होता है। पर इजलास अपनी ही तर्क श्रृंखला में उलझ गई थी। उसे अचानक शर्म ने घेर लिया था, अतः सब कुछ पीछे छोड़कर सारी बहस शर्म पर आ गई और पलटकर अध्यापक कितना सम्मानित प्राणी हुआ करता था उस दिशा में उलट गई। फिर एक से दूसरी चीज पर आते हुए अध्यापकों में निष्ठा की कमी, संयमहीनता, देश का भविष्य आदि उन निराशावादी स्थितियों पर चली गई जिनका हवाला देकर साबित किया जाता है कि अध्यापकों को त्याग करना चाहिए और सब लोगों का काम आदर्शों को गिराना और अध्यापक का काम आदर्शों को उठाना है। ये समझकर थोड़ी तनख्वाह और बड़ी इज्जत के साथ उन्हें गांधी और नेहरू जैसे व्यक्तियों का सृजन करना चाहिए। इजलास जोश में थी। बचपन में अध्यापकों ने उसे हमेशा निम्न कोटि के विद्यार्थियों में शुमार किया था और उसे आज इन अध्यापकों को निम्न कोटि का आदमी साबित करने का मौका मिल गया था। इसलिए इन महत्वपूर्ण विषयों पर तर्क हो या ना हो, बड़े जोश के साथ वह उसी तरह बोलती रहे जैसे लोग इजलास से बाहर बोलते हैं। दुनिया भर के सिद्धांतों के राजमार्ग पर चलकर इजलास का फैसला आखिर में फिर उसी सुरंग से बाहर निकला कि इन अध्यापकों को शर्म आनी चाहिए। खन्ना मास्टर को तो नहीं, पर उनके वकील को अंत में कहना पड़ा कि मैं सिद्धांत रूप से स्वीकार करता हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए, पर दोनों पक्षों को बराबर बराबर आनी चाहिए। तब इजलास ने प्रिंसिपल को लथाड़ना शुरू किया। उसका आशय यह था कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वह इस तरह से प्रिंसिपल ही कर रहा है। अगर मैं प्रिंसिपल होता तो इस तरह के मास्टरों को एक दिन के लिए भी कॉलेज में बर्दाश्त न करता। मास्टरों में झगड़ा हो तो थाना कचहरी से क्या मतलब। होशियार प्रिंसिपल होता तो इस तरह के तत्वों को पहले ही से कॉलेज में ना आने देता, और वे आ ही गए थे तो उन्हें निकाल बाहर करने में 1 मिनट की भी देर न करता। यह विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न है, इसमें रियायत कैसी। पर आज के प्रिंसिपल भी क्या हो गए हैं। मेरे जमाने में। अब प्रिंसिपल साहब के वकील को भी कहना पड़ा कि मैं सिद्धांत रूप से स्वीकार करता हूँ कि मास्टरों के साथ प्रिंसिपल साहब कमजोरी से पेश आए हैं और उनके विरुद्ध उन्होंने अब तक कड़ी कार्रवाई नहीं की है, और ऐसा करने और न करने के कारण प्रिंसिपल को शर्म आनी चाहिए। इस बिंदु पर पहुंचकर इजलास ने खन्ना मास्टर से कहा कि यह तमाशा बहुत हो चुका है, अब यह झगड़ा खत्म होना चाहिए। या तो आपस में सुलह कर लो या कॉलेज छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो इस मुकदमे में मुझे फैसला लिखना पड़ेगा। इस पर दरोगा जी ने इजलास की दयालुता पर एक संक्षिप्त सा भाषण देते हुए कहा कि हुजूर, फैसला न लिखें नहीं तो गजब हो जाएगा। जो भी हो, ये बेचारे मास्टर लोग हैं, बहकावे में आ गए हैं। आपने फैसला लिख दिया तो घपले में पड़ जाएंगे। आपने इतनी ताकीद कर दी, ये बहुत है। इन्हें काफ़ी समझा दिया गया है, समझ गए होंगे। अब मुझे विश्वास है कि सुलह हो जाएगी। इन्हें एक पेशी का मौका दे दिया जाए, तब तक सब ठीक हो जाएगा। हुजूर को फैसला न लिखना पड़ेगा। रंगनाथ ने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि। खन्ना मास्टर बोले,
मतलब यह कि पेशी से लौटते ही प्रिंसिपल साहब ने मास्टर मोतीराम को हमारे पीछे लगा दिया है। अब तक वे चुपचाप साइंस पढ़ाते थे और अपनी आटा चक्की का काम देखते थे। अब परसों से वे हमें यही समझा रहे हैं कि मास्टरी के मुकाबले आटा चक्की खोल देने में ज्यादा मुनाफा है। मुनाफे की बात करते हुए वे लकड़ी चीरने वाली आरा मशीन का भी जिक्र कर रहे हैं। कल शाम उन्होंने मालवी जी को पान की दुकान चलाने का फायदा समझाया। अब बताइए इसका क्या जवाब है। गया दिन ने जम्हाई लेकर कहा, सुलह कर लो। पर इसका मतलब? वह तो तुम बता चुके हो मास्टर साहब। सुलह शिवपालगंज छोड़ देने से ही हो तो वही करो। दिन रात की खिचखिच से क्या फायदा, बेकार ही तो हो जाओगे। बेकारी उतनी बुरी चीज नहीं है, बेकार तो करोड़ों लोग हैं। असली चीज खिचखिच है, इससे दूर रहना चाहिए। रंगनाथ को अब तक शिवपालगंज में रहते हुए 6 महीने हो गए थे। उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो गई थी, जबान खराब हो गई थी, सही मौके पर चुप हो जाने और गलत जगह पर जोश दिखाने की आदत पड़ने लगी थी। इस झगड़े में वह कहीं नहीं है। यह मजबूरी उसके मन में हीनता भाव पैदा करने लगी थी। परिस्थिति के खिलाफ उसके मन में स्वाभाविक रोष भी पैदा होता था, पर वह हर हिंदुस्तानी के रोष की तरह बहस मुबाहसे के रास्ते निकल जाता था और बचा खुचा अच्छे खाने पीने से दब जाता था। पर आज इस हिंसा की अनुभूति और रोष के भाव ने मिलकर उसे न जाने कैसा बना दिया कि उसने डपटना शुरू कर दिया। उसने बात डपट से शुरू की और डपट ही पर जाकर छोड़ी। जो भी हो, उसकी बात का अर्थ यही निकला, इस परिस्थिति का डटकर विरोध किया जाना चाहिए। खन्ना मास्टर को पीछे नहीं हटना चाहिए, अन्याय से समझौता नहीं करना चाहिए। कहते कहते रंगनाथ को ऐसा लगा कि वह अंग्रेजी पढ़े लिखे देसी आदमी की तरह टूटी फूटी जबान में कोई धार्मिक ग्रंथ बाँच रहा है। वह चुपचाप हो गया। मास्टर ने कहा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रंगनाथ ने कहा, और आप गयादीन जी? जवाब में गयादीन ने रुक रुक कर एक किस्सा सुनाया। हमारे इलाके में बहुत दिन हुए एक माता प्रसाद हुए थे। इस इलाके के वे पहले नेता थे। लोग उनकी बातें बड़े प्रेम से सुनते थे। वे जरूरत पड़ने पर जेल भी जाते थे, तब लोग उनकी याद और भी बड़े प्रेम से करते थे। जब वे जेल से वापस आते तो लोग ज्यादातर उनसे इसी तरह की बातें करते रहते कि जोश में आकर वे फिर जेल चले जाएं। एक बार वे कई साल तक बिना जेल गए हुए रह गए। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग उनके व्याख्यानों से ऊबने लगे। जमींदारी विनाश, स्त्री शिक्षा, विदेशी चीजों और शराब की दुकान का बहिष्कार, इन विषयों पर उनके व्याख्यान लोगों को इस तरह याद हो गए कि वे जब बोलने खड़े होते तो स्कूली लड़के उनके कुछ कहने से पहले ही उनके व्याख्यान के टुकड़े करके उसे दोहरा देते। उनके कहने के लिए कुछ बचता नहीं था। जब चंदा मांगने के लिए जाते तो लोग समझते कि वो भीख मांग रहा है। वे जब भारत माता की जय बोलते तो लोगों को लगता वो अपने खानदान का प्रचार कर रहा है। और वे जब जमींदारी विनाश की बात करते तो लोग जान जाते कि वह बिना लगान दिए साल पार कर जाना चाहता है। मतलब यह है कि माता प्रसाद की लीडरी इस इलाके में 5 साल तो चली। बाद में उन्हें लगा कि कुछ जम नहीं रहा है। तब मुझे ही समझाना पड़ा कि भैया माता प्रसाद, लीडर में जो गुण होना चाहिए वह तुम्हें नहीं है। चाहिए यह कि लीडर तो जनता की नस नस की बात जानता हो, पर जनता लीडर के बारे में कुछ भी न जानती हो। यहाँ सब बात उल्टी है। तुम खुद तो जनता का हाल जानते नहीं हो, पर जनता तुम्हारी नस नस से वाकिफ है। इसलिए ये इलाका लीडरी में तुम्हारे मुआफिक नहीं आ रहा है। तुम या तो यहाँ से किसी दूसरे इलाके में चले जाओ या कुछ दिनों के लिए जेल हो आओ। माता प्रसाद मेरी राय मानकर जेल चले गए। उसी के साल भर बाद किसी दूसरे जिले से तुम्हारे मामा वैद्य जी यहाँ आए। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि उनकी काली काली मूछें हैं, मजबूत देह है और उनकी वीर पुष्टि की दवाओं की धाक है। उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, यहाँ एक मिडिल स्कूल खुलवाया, अपना आयुर्वेदिक दवाखाना खोला और जब तक लोग जान पाएं कि वे किसके कौन हैं, वे यहाँ के नेता बन बैठे। एक गांव की जमींदारी भी उन्होंने रेहन में रख ली। कोऑपरेटिव में कर्जा देर से मिलने के कारण किसी को तकलीफ न हो, इसलिए साथ साथ अपना रुपया भी कर्ज पर चलाना शुरू कर दिया। उधर माता प्रसाद जेल में पड़े रहे और ये इधर लड़ाइयों में सिपाहियों की भर्ती कराने लगे। शहर के अमन सभाओं में जाने लगे। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने जमींदारी के विरोध में रहन वाला गांव बिकवा दिया
और रुपया लेकर भूतपूर्व जमींदार कहलाने से बच गए। उधर माता प्रसाद जेल से निकलकर सरकारी पेंशन लेकर शहर में अपना पेट पालने में लग गए। इधर बाबू रंगनाथ, तुम्हारे मामा अकेले डील पूरा इलाका बन गए। बाबू रंगनाथ, लीडरी ऐसी बीज है जो अपने घर से दूर की जमीन में ही पनपता है, इसलिए मैं यहाँ लीडरी नहीं कर सकता। लोग मुझे बहुत ज्यादा जानते हैं, उनमें मेरी लीडरी न चल पाएगी। कुछ बोलूंगा तो कहेंगे देखो गया दिन लीडरी कर रहे हैं। और इस खन्ना मास्टर के लिए तो मैं वैसे भी लीडरी नहीं करूंगा। जिनके कुछ समझ ही नहीं है उनके लिए कहाँ तक वकालत की जाए। लौंडों की दोस्ती जी का जंजाल। रंगनाथ ने उनका व्याख्यान शांतिपूर्वक सुन लिया था। कहा, पर गया दिन जी, मामा को आप ही अच्छी तरह जानते हैं, आप ही उन पर कुछ असर डाल सकते हैं। आपको खन्ना की कुछ मदद तो करनी पड़ेगी। गया दिन ने सोचा, ये लोग कितने बेशर्म हैं। महीनों से इन्हें समझा रहा हूँ कि मेरे सहारे न रहो, खींच कर चले जाते हैं, फिर दौड़ते हुए इधर ही आते हैं। इजलास ने सही कहा था, इन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा, खन्ना मास्टर की मदद मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर तुम कर सकते हो। अपने मामा के खिलाफ तुम अब बोलने ही लगे हो, झिझक दूर हो गई है। तुम बाहर के रहने वाले भी हो, यहाँ वाले तुम्हारी असलियत जानते नहीं हैं। और जैसे ये खन्ना मास्टर है वैसे ही तुम हो, अब तुम ही लीडरी करके दिखाओ। रंगनाथ ने तैश में आकर कहा, तो यही होगा, आप कहते क्या हैं? लौंडों की दोस्ती जी का जंजाल, उन्होंने कहा, पर अपने मन में ही कहकर रह गए। बिना दिलचस्पी के वे उन लोगों का तेजी से उठकर जाना देखते रहे। उन्हें याद आया कि शहर जाने के लिए बस का टाइम हो गया है। 15,000 रुपया बहुत बड़ी रकम है, पर बेला के लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। भैंस अभी तक वापस नहीं आई है और अब गांव में रहना बड़ी जलालत है।